हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग 28 दिसंबर 2022 का ऑनलाइन शिफ्ट का पेपर है, इसको करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग बहुत सी कॉन्सेप्ट को नई नई कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। और सभी लोग साथ ही साथ अपना स्कोर भी चेक करते चलें कि कितने आप लोग कर पा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। जो हमने पहली क्लास ली थी, ठीक है, वृद्धि एवं विकास में, उसमें मैंने पढ़ाया था कि स्थूल गतिक कौशल क्या होते हैं और सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आना टेढ़ा जैग तरीके से काटना, धागे में माला पिरोना, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। अब यहाँ पर मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जिसने कोई भी क्लास ना की हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके लाइव सेक्शन में जो है सभी क्लासें हैं उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा, चौथा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है। चलिए इंग्लिश इंग्लिश भी दिखती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है, किधर से किधर की ओर बढ़ता है। केंद्र, बाह्य, पैर, सिर, विशिष्ट, सामान्य, जटिल, सरल। तो जो बच्चों का विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। किस सिद्धांत के अनुसार मैंने बताया था, आप उस सिद्धांत का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दो सिद्धांत पढ़ाए थे, उनमें से पहला सेकेंड वाला सिद्धांत है ये, ठीक है। तो दूसरे का पहला, देखिए असर्शन एवं रीजन वाले। पहला तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अभिकथन क्या है, बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार परिवार देखिए, बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा शुरू होता है, बिल्कुल सही है। परिवार बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है, ये भी सही है। देखिए, ऊपर भी परिवार की बात की गई है, नीचे भी परिवार की बात की गई है, इसलिए ये दोनों सही तो है, ठीक है। इसलिए ये इसको एक्सप्लेन भी करेगा, इसकी व्याख्या भी करेगा, तो इसलिए इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, चौथे में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। मतलब 3 से 6 साल में बच्चे क्या क्या सीख जाते हैं। संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, तार्किक अनुप्रयोग। तो जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो क्या क्या सीख जाते हैं। बच्चा कौन सी अवस्था में होता है, बच्चा जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में होता है, प्री कन्वेंशनल, सॉरी, पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमें लॉरेंस कोहलबर्ग की याद आ गई थी। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस उम्र में बच्चा है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा थी, इस अवस्था के बच्चे को आपको सिखाना चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो चौथे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। संवेदी, गामा, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, यस पी सी क्या। अभी हमने इसकी बात की थी, ठीक है। प्री प्री क्या कहते हैं इसको, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये क्वेश्चन जो है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वो श्रेणीकरण आ जाता है। इसमें 3 चीजें आती है, सी एस सी, ठीक है। सी एस सी का मतलब क्या है,
कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और श्रेणीकरण, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और संरक्षण। तो 5वें का तीसरा, अभी जीन पियाजे पढ़ाएंगे तब हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। मतलब संज्ञानात्मक अवधारणाओं के लिए जीन पियाजे ने किस वर्ड का प्रयोग किया था? बताएं सभी लोग, बहुत ही क्वेश्चन है। पाड़, बस स्थायित्व, स्कीमा, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो जीन पियाजे ने क्या कहा? इसको भी जीन पियाजे ने कहा है स्कीमास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो कितना अच्छा है। रजनी अपने दोस्तों को जैसा का तैसा, ठीक है, टिट फॉर टेट, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे मारूंगी, मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर? रजनी कहती है जैसे हो तैसा, अगर तुम गलत करोगी मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूंगी। ठीक है। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो रजनी जो अभी है वो कौन सी है स्तर पर? तो रजनी जो है परंपरागत पर, ठीक है, कन्वेंशनल पर नहीं, सॉरी कन्वेंशनल पर नहीं, अभी वो है पूर्व परंपरागत स्तर पर। ये दूसरी वाली स्टेज है। ठीक है, पहली है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरी टिट फॉर टेस्ट या इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, तो दूसरी वाली है। तो दूसरी किस में आ जाएगी स्टेज? दूसरी स्टेज में आ जाएगी पूर्व परंपरागत में। क्वेश्चन नंबर 8, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाड़ पाड़ पकड़ो, क्या है पाड़? पाड़ प्रदान कर सकता है। मतलब एक बच्चा है अपनी समस्या का समाधान कर रहा है, कोई क्वेश्चन जैसे लगा रहा है, मान लीजिए आप जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो अध्यापक आपकी कैसे मदद करना चाहिए, इसको किस प्रकार से आपकी मदद करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो अध्यापक को पाठ अगर देना, इसके फोल्डिंग देनी है, उनकी मदद करनी है, तो उन्हें समस्या को पहले अपने आप थोड़ा सा हल कर दे, बाद में बच्चे को दे। तो 8वें का हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर, देखिए आज ही जो सिद्धांत अभी पढ़ाया हमने लाइव क्लास में, जो बुद्धि वाला था उसी में, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोट्स्की ने किसकी बात की है? सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने जी घटक की, जी बुद्धि की बात की नहीं है, नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं, स्पीयरमैन ने की है। जीन पियाजे ने पाड़ की बात की है, वाइगोट्स्की जी ने की है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने संवेगात्मक परिपक्वता की बात की नहीं है, नहीं, अर्नाल्ड गैसल ने की है। तो तीनों गलत, पहला सही है। क्वेश्चन 10 होगा, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत मानती है? मतलब अच्छा मानती है, किसको प्रमोट करती है? कौन? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम बताना। ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का अभाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। आपको कंठस्थीकरण कुछ भी नहीं करना, रोट में हो रहा है रटना कुछ भी नहीं है। तो जो प्रगतिशील कक्षा हमारी होती है, वो कहती है कि बच्चे जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्शन। इसलिए 10वें का हो जाएगा हमारा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया था, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। कर लेना सभी लोग क्लास इसकी, देखिए मैचिंग आती है। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। एक मधुलिका नाम की लड़की है, वो डांस कर लेती है और योगा कर लेती है, बहुत अच्छे से, निपुण माने बहुत अच्छे से। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय, उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतात्मक बुद्धि। अरे भाई डांस कर लेती है, ठीक है, योग करती है,
रनिंग कर लेती है, भाग दौड़ लेती है, उसका शरीर अच्छा है, तो उसमें शारीरिक गति वो बुद्धि है, बॉडी काइनेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने ब्रह्मा प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से किसी की प्रस्तुति करता है, मतलब टीचर है वो लड़कों से ज्यादा प्रश्न पूछता है, उनकी प्रशंसा ज्यादा करता है, तो ये क्या कर रहा है अध्यापक? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समतुल्यता। अरे भाई, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, वो इनको ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, केवल इनको इसलिए नहीं बढ़ा रहा है, लड़कियों को भी, ये लड़की है तो वो क्या जेंडर पक्षपात है, तो इसलिए इसका तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 है ये, ठीक है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? मतलब सीखने में जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं वो किसके कारण बनती हैं? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो दोनों के कारण होती हैं, दोनों की पारस्परिकता के कारण बनती हैं, तो इसमें तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आकलन से रिलेटेड, आकलन मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा कि मानदंड गलत, केवल गलत, मानकीकृत गलत, तीन गलत हो गए, चौथा सही। ऐसे अगर हम लोग करते रहे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत कम समय में पेपर कर देंगे सीडीपी वाला और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो टीचर इसको बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें जिनमें अवधारी चिंतन शामिल है, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यय स्मरण शामिल है। तब समालोचनात्मक चिंतन के लिए बच्चों को आपको जो है बच्चों से खुले अंत वाले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या है, समावेशी शिक्षा में, ठीक है, किसकी आवश्यकता है बताइए? मानकीकृत पाठचर्या, रूढ़िवादिता को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा, विविधता की स्वीकृति। तो समावेशी शिक्षा कहती है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, सबका विकास होना चाहिए, सबको पढ़ने लिखने के अवसर मिले, अर्थात हमको डाइवर्सिटी को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। चौथा हो जाएगा विविधता को स्वीकृति देना, तो 16 का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17? अभिकथन, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध संदर्भों को जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थी को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। अरे भाई, औसत वाले को ही क्यों, हमको प्रतिभाशाली को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट को भी रखना है, बिलो एवरेज है उसको भी ध्यान में रखना, सभी प्रकार के स्टूडेंट को। तब इसलिए जो इनका कारण है वो गलत हो गया, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं, डिसलेक्सिया इज ए डिसेबिलिटी, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है बताइए? अधिगम विशिष्ट,
संवेदिक, व्यवहारात्मक, गद्यात्मक। पठन वैकल्य किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? तो जो है पठन वैकल्य में जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसकी हिंदी में इंग्लिश देखना डिसलेक्सिया इसको कहते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या पढ़ने संबंधी विकार है जिसमें बच्चा उल्टा पढ़ता है। जैसे अगर लिखा है सा, वो पढ़ेगा बाज। ठीक है। देखिए हम लोग से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दिया करें। ठीक है। और हमसे और मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। और बिल्कुल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका हो जाएगा पहला क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता, जो स्वालीनता है इसकी हिंदी में इसकी इंग्लिश देखो, इसको आर्टिज्म कहते हैं। AUTISM, आर्टिज्म का विशिष्ट लक्षण है। आर्टिज्म क्या है? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिशोध। तो जिन लोगों को ऑटिज्म होता है उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सामाजिक संपर्क उनके खराब होते हैं और एक ही काम को बार बार करते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला। देखिए आप लोग लिए जानकारी के लिए बता दें, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर वाइज CDP की। ठीक है। आज 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिसने भी अगर ना देखे हो तो देख ले जाके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति है। कैसे? श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकरण निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। आपको किसी की उपेक्षा नहीं करनी है, केवल वालता तो वैसे ही गलत होता है। मानकीकृत भी नहीं होगा तो कौन सा होगा? ठीक है। पहला वाला श्रेणीबद्ध का मतलब है यहाँ पर जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है उसको उस प्रकार से टास्क दे दीजिए। ठीक है। असाइनमेंट दीजिए, जो गिफ्टेड है उसको अलग प्रकार से असाइनमेंट दीजिए। श्रेणीबद्ध का मतलब यहाँ ये है। ठीक है। कोई भेदभाव करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहते हैं अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को, बताइए सीखना कब अधिक अच्छा होता है? जब संदर्भ से हटकर अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त, संयोजित। अरे अधिगम जब सबसे अच्छा होता है जब हमको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से हमको जोड़कर पढ़ाया जाए, मतलब संयोजित करके। तब इसका हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? 22 में कहते हैं अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए बताइए? सीधे सीधे इन भ्रांतियों को रिजेक्ट कर देना चाहिए, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थी के तर्क जानने चाहिए, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, नकारात्मक नहीं। ठीक है। सकारात्मक होता तब सही होता। तो इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। तो अगर बच्चों की भ्रांतियाँ गलत है तो क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। इसलिए इसका दूसरा हो जाएगा तर्क उसके पीछे बच्चों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, बिल्कुल। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, मतलब कौन किस प्रकार से सीखता है। तो हमको पढ़ाते समय तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसमें चौथा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय
अन्वेषण, प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह को बढ़ावा देना चाहता है, किस चीज को बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण, अनुकरण। देखिए, जो हमारा कंठस्थीकरण होता है वो कभी सही नहीं होता, ठीक है ना। ही हमको अनुकरण करने का मतलब जैसा हम पढ़ा रहे हैं सीधे, मतलब टीचर बता रहा है और जो बच्चे हैं वो पीछे पीछे उसी चीज को दोहरा रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसमें पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। 25 में कहते हैं, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका का महत्व देती है? बताइए। व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण। अब इसमें ये पता लगाइए कि बच्चा किसमें सबसे कम एक्टिव है। देखिए, व्याख्यान, आप पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन बमबारी किए जा रहे हैं, बच्चे को पता ही नहीं है आप कहाँ से टॉपिक उठाकर कहाँ पर शुरू करते हैं, कहाँ पर ख़त्म करते हैं, उसको कुछ नहीं पता। तो जो व्याख्यान है वो कैसा है? वो गलत है, ठीक है। कम महत्व है, तो कम महत्व किसका? व्याख्यान। कम अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ पर अंदर गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो 25 का पहला। क्वेश्चन नंबर 26। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है, बिल्कुल सही। शिक्षक को आंतरिक रूप से, मतलब इंटरनल मोटिवेशन से अभिप्रेरित के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, नहीं। सबसे अच्छा होता है आंतरिक मोटिवेशन। तो इसलिए इसने कह दिया आंतरिक के स्थान पर बाह्य, इसलिए ये गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? बताइए। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स इल्यूमिनेशन ऑफ, कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, सादृश्य मूलक चिंतन। तो समस्या समाधान के लिए किसको नहीं होना चाहिए? कौन निगेटिव है? वो है कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सेडनेस। 27 का पहला हो जाएगा। इसके इस सिद्धांत के अनुसार कार्यात्मक स्थिरता के अनुसार की जो योग्यता है वो निश्चित है। आप कितना भी पढ़ लिख लें, आपकी योग्यता नहीं बढ़ सकती है, जबकि ये बात गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। तो 27 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहते हैं, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है, ठीक है। योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, कि आप कितना भी पढ़ लिख लें आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा। क्या ऐसी बात सही है? प्रयास से कुछ नहीं होता है। यह विचार दशा, मतलब विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम सहायता, मस्तिष्क सुगठता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, संबद्धता का भाव। इसकी इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश कटी हुई है, चलिए दिख रहा ही दे रहा होगा। इसमें हो जाए अधिगम सहायता। अगर उसको पता है कि हमारी बुद्धि बढ़ नहीं सकती, या हम कितना भी पढ़ ले हमको याद नहीं हो सकता, ठीक है, तब वो अधिगम सहायता, तब वो पढ़ेगा नहीं और उसमें एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और उसमें हीन भावना का विकास हो जाएगा। तब 28 का पहला है। 29। 29 में कहते हैं, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो कैसी हो? विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को हमको कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों के लिए?
तो हमको जो कॉन्सेप्ट को है देख केवल वाला तो गलत हो गया, ठीक है, अप्रासंगिक ये भी गलत, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर हमको पढ़ाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान क्या है। ये पेडागोजी का भी चैप्टर है, ठीक है, ये पेडागोजी का भी टॉपिक है। किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है। मुख्यतः ज्ञान क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। देखिए, एक घोषणात्मक ज्ञान होता है, एक डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है, एक प्रोसीजरल नॉलेज होती है। डिक्लेयर करना, डिक्लेयर का मतलब आपको क्या पता है, हम जैसे आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। आप किस प्रदेश में रहते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सीधे सीधे जिस प्रश्न का आपको उत्तर सीधे सीधे पता हो, याद हो, क्या है, कौन है, उसका आंसर हो, उसे कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। और जो मैंने प्रोसीजरल नॉलेज बताई थी, ठीक है, उसमें होता क्या नहीं, उसमें कैसे, जैसे भारत में चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है, मानसून कैसे बनता है, 4 महीने में ही बारिश क्यों होती है, क्या क्यों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है ज्ञान प्रोसीजरल नॉलेज। जो ऐसे वाला होता है जो क्या और कौन वाला ये होता है हमारा घोषणात्मक ज्ञान, डिक्लेरेटिव नॉलेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें प्लीज़, जो भी लोग नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी क्लास में, और अपना स्कोर जरूर बताएं, क्लास के बारे में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।